साल 1945, जुलाई की ठंडी और काली रात। पैसिफिक ओशन की गहराइयों में 100 से ज्यादा अमेरिकन नेवी के सोल्जर्स अपनी डूब चुकी शिप यूएसएस इंडियानापोलिस के मलबे के पास तैर रहे थे। चारों तरफ बस पानी, सिर्फ पानी मौजूद था। बचने की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी, मगर इस सब से ज्यादा डर था वो खतरा जो उनके चारों तरफ मंडरा रहा था। ये खतरा था ग्रेट व्हाइट शार्क का। तो ये है यूएसएस इंडियानापोलिस, वो जहाज जो साल 1945 में 1200 अमेरिकन सैनिकों के साथ सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान का काल बनने वाला परमाणु बम के यूरेनियम कोर को लेकर जा रहा था। लेकिन अगले ही पल एक बड़ा धमाका होता है और पूरी जहाज तबाह हो जाती है। ऊपर मौजूद सैनिक तड़प रहे हैं और धीरे धीरे शार्क्स का शिकार बन रहे हैं। पर आखिर इस जहाज की ये हालत हुई कैसे और क्या इस तबाही से कोई बच पाया? तो ये एक रियल स्टोरी है दुनिया के सबसे बड़े शार्क अटैक की। और दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि इस वीडियो में कुछ ऐसी बातें आपको पता चलेंगी जो आपको बिल्कुल शॉक कर देंगी। तो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। साल 1945, द्वितीय विश्व युद्ध अपने अंतिम और सबसे निर्णायक चरण में था। अमेरिका ने अपने गुप्त मैनहट्टन प्रोजेक्ट के तहत दुनिया का पहला परमाणु बॉम्ब बनाने का काम पूरा कर लिया था। लेकिन इस बॉम्ब के लिए जरूरी सबसे महत्वपूर्ण सामग्री यूरेनियम कोर को सुरक्षित रूप से टाइनियन आइलैंड तक पहुंचाना था, जहां से इसे जापान पर गिराने की योजना बनाई गई थी, जिस काम की जिम्मेदारी दी गई थी अमेरिका के सबसे एडवांस्ड और सिक्योर वॉरशिप यूएसएस इंडियानापोलिस को। 16 जुलाई 1945 को यूएसएस इंडियानापोलिस ने हंटर्स पॉइंट नेवल शिपयार्ड से अपनी यात्रा शुरू की। उसी दिन न्यू मैक्सिको में ट्रिनिटी टेस्ट के दौरान दुनिया का पहला परमाणु बॉम्ब परीक्षण सफल रहा था, जिसके तुरंत बाद बॉम्ब के लिए तैयार एनरिच्ड यूरेनियम कोर को जहाज पर लोड किया गया था। अब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यही यूरेनियम कोर बाद में हिरोशिमा पर गिराए गए बॉम्ब लिटिल बॉय में यूज किया गया था। इस कोर को जापान के पास के टाइनियन आइलैंड तक ले जाने का मिशन इतना गुप्त था कि शिप के कैप्टन चार्ल्स मैकवे तक को यह नहीं बताया गया था कि वो आखिर क्या ले जा रहे हैं। उन्हें बस इतना कहा गया था कि ये सामान हर हाल में टाइनियन आइलैंड तक पहुंचना चाहिए। सुरक्षा का कोई बंदोबस्त नहीं किया गया था, ना तो जहाज को किसी डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट का सपोर्ट मिला और ना ही रास्ते में बॉम्ब के इस कोर से होने वाले खतरों की जानकारी दी गई। फिर भी यूएसएस इंडियानापोलिस ने अपनी यात्रा रिकॉर्डेड समय में पूरी कर ली। दुश्मन की सबमरीन से बचते हुए ये जहाज अंततः टाइनियन आइलैंड पहुंच गया। यहाँ जहाज ने अपना सामान सुरक्षित रूप से उतार दिया। इस मिशन की सफलता ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर के रिजल्ट को पूरी तरह से बदल दिया, क्योंकि अब परमाणु बॉम्ब को टाइनियन आइलैंड से असेंबल करके इजीली जापानीज सिटीज पर गिरा दिया गया। तो टाइनियन आइलैंड पर गुप्त मिशन पूरा करने के बाद यूएसएस इंडियानापोलिस को गुआम और फिर फिलीपींस के लिए रवाना किया गया। ये यात्रा एक नई तबाही की शुरुआत थी। 29 जुलाई 1945 की रात जहाज पैसिफिक ओशन में तैर रहा था। समुद्र शांत था और चालक दल अपने सफल मिशन का जश्न मना रहे थे। लेकिन इस शांत माहौल के पीछे एक घातक खतरा मंडरा रहा था। जापानीज सबमरीन I-58 ने यूएसएस इंडियानापोलिस को अपने रडार पर देख लिया था। इस तरह की सबमरीन को जापान द्वारा खास तौर पर अमेरिकन जहाजों को निशाना बनाने के लिए तैयार किया गया था, और इसने ये काम किया भी। सबमरीन की कमांड संभाल रहे जापानीज कैप्टन हाशिमोटो ने बिना देरी किए 6 टॉर्पीडो सीधा यूएसएस इंडियानापोलिस की ओर दाग दिए, जिनमें से 2 सीधा जहाज से टकरा गए। पहला टॉर्पीडो जहाज के आगे वाले हिस्से से टकराया, जिससे एक भयंकर विस्फोट हुआ। दूसरा टॉर्पीडो जहाज के बीच वाले भाग में फटा, जहां फ्यूल और बारूद का स्टोरेज था। इसके कारण इतना बड़ा धमाका हुआ कि जहाज का इलेक्ट्रिकल सिस्टम और इंजन तुरंत ही बंद हो गया और जहाज में एक बड़ा छेद हो गया, जिससे तेज गति से पानी अंदर भरने लगा। सिर्फ 12 मिनट्स में यूएसएस इंडियानापोलिस समुद्र में समा गया। जहाज पर मौजूद 1195 सैनिकों में से लगभग 300 तुरंत ही डूब गए। बाकी बचे हुए 900 सैनिक लाइफ जैकेट्स और जहाज के बचे हुए मलबे के सहारे तैरकर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि पानी की गहराइयों से अभी भी दुश्मन उनकी जान लेने के लिए आने वाले हैं। पर क्या वे बच पाएंगे या ये समुद्र उनकी कब्र बन जाएगा? इसे जानने से पहले हमें इस कहानी में थोड़ा पीछे चलना होगा। तो साल 1930 का दशक था।
दुनिया आर्थिक संकट के अंधेरे से जूझ रही थी, लेकिन अमेरिका इस कठिन समय में भी अपने नेवल फ्लीट को मजबूत करने की तैयारी कर रहा था। इसी योजना का नतीजा था यूएसएस इंडियानापोलिस, एक पोर्टलैंड क्लास हेवी क्रूजर। 186 मीटर लंबा और 10,000 टन वजनी ये जहाज इंजीनियरिंग का एक अजूबा था, जिसकी सबसे बड़ी खासियत थी इसकी स्पीड। यूएसएस इंडियानापोलिस बिना रिफ्यूलिंग किए 24,000 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता था। इतनी लंबी दूरी जो पूरी दुनिया के आधे हिस्से का चक्कर लगाने के बराबर थी। इसके अत्याधुनिक हथियार जैसे 8 इंच की बंदूकें और एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम इसे दुश्मनों के लिए एक खतरनाक चुनौती बनाते थे। तो 7 दिसंबर 1941 का दिन था जब जापान ने पर्ल हार्बर पर हमला किया, जिसके तुरंत बाद यूएस नेवी ने भी युद्ध में एंट्री लेते हुए जापान और जर्मनी के शिप्स और पनडुब्बियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। साल 1942 से 1945 तक यूएसएस इंडियानापोलिस ने कई बड़े मिशंस में भाग लिए। गिलबर्ट आइलैंड्स मिशन, मार्शल आइलैंड्स की लड़ाई और फिलीपींस के इंडिपेंडेंस वॉर जैसी ऐतिहासिक युद्ध इसके नाम दर्ज हुए। ये जहाज सिर्फ दुश्मनों को हराने का हथियार नहीं था, बल्कि सैनिकों और जंग के जरूरी इक्विपमेंट को सुरक्षित पहुंचाने का जरिया भी था। लेकिन 31 मार्च 1945 को ओकिनावा के पास यूएसएस इंडियानापोलिस को सबसे खतरनाक चुनौती का सामना करना पड़ा। ये था जापानीज सेना का आत्मघाती कामिकाजे पायलट। 31 मार्च 1945 को उड़ान से लौटते वक्त यूएसएस इंडियानापोलिस के क्रू ने आसमान में जापान के कामिकाजे पायलट्स को सीधा जहाज की ओर आते हुए देखा। सभी को पता था कि ये कामिकाजे पायलट सीधा जहाज से टकरा रहा है, और अगर ये जहाज से टकरा गया तो प्लेन पर मौजूद एक्सप्लोजिव जहाज को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। गंभीर सिचुएशन देखते हुए क्रू ने तुरंत कामिकाजे प्लेन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी, जिसका असर भी दिखा और ये प्लेन इंडियानापोलिस जहाज से दूर समुद्र में जाकर गिर गया। लेकिन जैसे ही क्रू ने आसमान की तरफ देखा, उनका दिल दहशत से भर गया। आसमान से एक बॉम्ब सीधा शिप की तरफ आ रहा था। ये बॉम्ब क्रैश होने से पहले उसी कामिकाजे प्लेन ने जहाज की ओर दागी थी। अब जो भी हो, अब बॉम्ब से बचने का कोई भी रास्ता नहीं था। अगले ही पल ये बॉम्ब सीधा इंडियानापोलिस से टकरा जाता है, लेकिन किस्मत से वो फटने के बजाय जहाज के डेक से टकराते हुए उसे चीर कर शिप के नीचे समुद्र में चला जाता है। लेकिन ये शायद शिप के क्रू की किस्मत नहीं थी, बल्कि बदकिस्मती थी, क्योंकि अब उनके साथ जो आगे होने वाला था वो और भी भयानक था। इस इंसिडेंट के बाद यूएसएस इंडियानापोलिस में हुए भारी नुकसान की मरम्मत के लिए इसे मेयर आइलैंड नेवल शिपयार्ड भेजा गया था। लेकिन यूएसएस इंडियानापोलिस की अगली यात्रा अब तक की सबसे खतरनाक यात्रा बनने वाली थी। इसे एक सीक्रेट मिशन सौंपा गया था जो इसे इतिहास में अमर कर देने वाला था। यह मिशन था मैनहट्टन प्रोजेक्ट, जिसके तहत इसे परमाणु बॉम्ब के महत्वपूर्ण यूरेनियम कोर को ट्रांसपोर्ट करना था। अब सोचिए, रात के अंधेरे में चारों तरफ फैले हुए सन्नाटे के बीच एक ऐसा समुद्र जो सिर्फ आपकी चीखों का गवाह बन रहा हो। यूएसएस इंडियानापोलिस के डूबने के बाद ऐसा ही कुछ दृश्य पैसिफिक ओशन में तैरते हुए 900 सैनिकों के सामने था। चारों तरफ खून से सना हुआ पानी, तेल और विस्फोट के धुएं का गुबार, और तैरने के लिए सिर्फ एक लाइफ जैकेट का सहारा। ये वो पल था जो किसी के भी होश उड़ा सकता था। जिन सैनिकों ने डूबते जहाज से छलांग लगाई थी, वे अब समुद्र की सतह पर किसी चमत्कार की उम्मीद में तैर रहे थे, लेकिन उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि उनकी असली लड़ाई अब शुरू होने वाली है। अंधेरे के सन्नाटे में गहराइयों से एक दुश्मन उनकी तरफ बढ़ रहा था। ये दुश्मन कोई इंसान नहीं था, बल्कि समुद्र का सबसे खतरनाक शिकारी शार्क था। पानी में तैरते खून और विस्फोट के मलबे ने ओशियानिक व्हाइट शिप शार्क्स और टाइगर शार्क्स को वहां तक खींच लिया था। अब शुरुआत में शार्क्स ने उन सैनिकों को निशाना बनाया जो पहले ही मर चुके थे, लेकिन जल्द ही उन्होंने जिंदा तड़प रहे सैनिकों को भी शिकार बनाना शुरू कर दिया। हर कुछ मिनट में कोई ना कोई सैनिक पानी के नीचे खींच लिया जाता था और उसकी चीखें दोबारा कभी भी सुनाई नहीं देती थी। इस खौफनाक मंजर के बीच बचे हुए सैनिक अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। कुछ ने छोटे मोटे ग्रुप्स बना ताकि वे शार्क्स के हमलों से बच सके, लेकिन हर लहर के साथ शार्क्स का अटैक और ज्यादा भयानक होता जा रहा था। इन सैनिकों की ये लड़ाई सिर्फ शार्क्स से नहीं थी, उनकी दुश्मनी थी भूख, प्यास और सूरज की तपती धूप से। सैनिकों की प्यास इतनी बढ़ चुकी थी कि कई लोगों ने खारे समुद्री पानी को पीने की कोशिश की, लेकिन इसका नतीजा और भी बुरा हुआ। खारा पानी पीने से उनका शरीर डिहाइड्रेशन का शिकार हो गया। सूरज की तेज किरणें उनकी स्किन्स को झुलसा रही थी और हर गुजरते घंटे के साथ उनकी ताकत खत्म होती जा रही थी। 4 दिन
पूरे 4 दिन इन सैनिकों को समुद्र में ऐसे ही तैरना पड़ा। हर गुजरते दिन के साथ उनकी संख्या कम होती जा रही थी। शार्क्स का आतंक, भूख और प्यास ने मिलकर एक ऐसा माहौल बना दिया था जहां जीने की हर उम्मीद टूट रही थी। साथ ही साथ इस डिहाइड्रेशन और टूटी उम्मीद ने मौत के एक और खेल को जन्म दिया। अब कुछ सैनिकों को ना इल्यूजन्स होने लगे, जिनके कारण उन्होंने अपने ही साथियों पर हमला करना शुरू कर दिया। भूख के कारण उन्हें खाने की कोशिश करने लगे और एक दूसरे को ही डुबाना शुरू कर दिया। इस समय तक बहुत कम सैनिक होश में थे और अब तो बचे हुए लोगों ने बचाए जाने की उम्मीद भी छोड़ दी थी। अब बस ये इंतजार कर रहे थे कि कब वे भी शार्क्स का शिकार बन जाएंगे या किसी पागल हो चुके साथी का। 2 अगस्त 1945 की सुबह एक चमत्कार होता है। एक अमेरिकन विमान जो नियमित निगरानी पर था, उसने समुद्र में एक तेल की परत और उसमें तैरते हुए सैनिकों को देखा। ये एक उम्मीद की पहली किरण थी। विमान के पायलट ने तुरंत इसकी सूचना अपने बेस को दी। लेफ्टिनेंट एड्रियन मार्क्स, जो अपने कैटेलिना फ्लाइंग बोट के साथ गश्ती पर थे, उस स्थान पर पहुंच जाते हैं। उन्हें आदेश दिया गया था कि खुले समुद्र में लैंड ना करें, लेकिन तब उन्होंने सैनिकों की दुर्दशा देखी तो उन्होंने इस आदेश को अनदेखा कर दिया। मार्क्स ने अपने विमान को समुद्र में उतारा और जितने सैनिकों को बचा सकते थे उतने विमान में बिठा लिए। जब प्लेन के अंदर जगह खत्म हो गई तो मार्क्स ने सैनिकों को रस्सियों की मदद से प्लेन के पंखों पर बांध दिया, लेकिन जब उन्होंने वापस उड़ान भरने की कोशिश की ना, तो भारी वजन के कारण उनका जहाज कई कोशिशों के बावजूद भी हवा में उड़ ही नहीं सका। फॉर्चुनेटली उन्होंने अपने और उस इंडियानापोलिस के मलबे के कोऑर्डिनेट्स पहले ही अपने बेस पर भेज दिए थे। इसी वजह से कुछ ही समय बाद वहां मदद के लिए कई अमेरिकन जहाज पहुंच जाते हैं। उस रात बचाव के लिए कई अमेरिकन जहाज वहां आकर बचे हुए सैनिकों को बचाने लगे। 1195 सैनिकों में से सिर्फ 316 को जिंदा बचाया जा सका। बाकी में से कुछ यूएसएस इंडियानापोलिस के साथ डूब गए, कुछ शार्क्स का शिकार बन गए और कुछ डिहाइड्रेशन और अपने ही मानसिक रूप से बीमार हो चुके होप खोए साथियों का शिकार बन गए। लेकिन दोस्तों, यूएसएस इंडियानापोलिस की ये ट्रेजेडी यहीं पर खत्म नहीं होती है। यह हादसा अब एक नए विवाद की ओर बढ़ने वाला था। कल्पना कीजिए कि आप अपने जीवन का हर फैसला राष्ट्र के लिए बलिदान करने वाले व्यक्ति हो, लेकिन एक हादसे के बाद आपको ही उस ट्रेजेडी के लिए दोषी ठहरा दिया जाए। यूएसएस इंडियानापोलिस के कैप्टन चार्ल्स मैकवे के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। यूएसएस इंडियानापोलिस के डूबने के बाद यह हादसा अमेरिकन जनता और मीडिया के लिए एक बड़ा झटका था। लोगों में गुस्सा और दुख की लहर दौड़ गई। इस ट्रेजेडी के लिए जवाबदेही तय करने का दबाव नेवी पर बढ़ गया और जल्द ही इसकी सारी जिम्मेदारी कैप्टन मैकवे पर डाल दी गई। उन्हें अदालत में पेश किया गया और उन पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने अपने जहाज को जरूरी जिगजैग स्ट्रैटेजी में नहीं चलाया था, जो दुश्मन की पनडुब्बियों से बचने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। यह स्ट्रैटेजी जहाज को दुश्मन के हमलों से बचाने में काफी हेल्पफुल मानी जाती थी। लेकिन यह आरोप ना सवालों के घेरे में था, क्योंकि मैकवे ने अपनी सफाई में बताया कि उन्होंने अपनी यात्रा शुरू करने से पहले जहाज के लिए डिस्ट्रॉयर एस्कॉर्ट की मांग की थी, जो दुश्मन की पनडुब्बियों को डिटेक्ट कर सकता था, लेकिन उनकी ये मांग खारिज कर दी गई। यहां तक कि कंट्रोल रूम से उन्हें यह भी जानकारी नहीं दी गई कि उनके रास्ते में जापानीज पनडुब्बियां एक्टिव हैं। सबसे चौंकाने वाली बात तो यह थी कि I-58 सबमरीन के कैप्टन मोचित्सुरा हाशिमोटो ने खुद अदालत में गवाही दी कि यूएसएस इंडियानापोलिस को जिगजैग स्ट्रैटेजी अपनाने के बावजूद नहीं बचाया जा सकता था। सबमरीन की पोजीशन इतनी परफेक्ट थी कि जहाज पर अटैक होना तय था। फिर भी मैकवे को दोषी ठहराया गया, जिसके बाद उन्हें मेंटल और सोशल हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा। यूएसएस इंडियानापोलिस के बचे हुए सैनिकों और उनके परिवारों ने अपने दुख और गुस्से का निशाना मैकवे को बनाया, जिससे वो डिप्रेशन में चले गए और साल 1968 में अपने घर में एक पिस्टल से खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। उनके पास से यूएसएस इंडियानापोलिस के बचे हुए सैनिकों की एक तस्वीर मिली, जो ये दिखाती थी कि वो इस हादसे का बोझ अपने दिल पर लेकर जी रहे थे। लेकिन यूएसएस इंडियानापोलिस की कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती है। साल 1996 में एक 12 साल के स्टूडेंट हंटर स्कॉट ने इस घटना पर एक स्कूल प्रोजेक्ट शुरू किया। उसने यूएसएस इंडियानापोलिस के जिंदा बचे सैनिकों से बात की और इस घटना से जुड़े सरकारी डॉक्यूमेंट्स को खंगाला, जिस जांच के दौरान उसे ये पता चला कि मैकवे को गलत तरीके से दोषी ठहराया गया था। जब ये रिसर्च मीडिया तक पहुंची तो अमेरिकन गवर्नमेंट भी हरकत में आ गई। आखिरकार साल 2000 में राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने
मैकवे को ऑफिशियली माफी दी और उनके सैनिक सम्मान को वापस उनकी फैमिली को लौटाया गया। साल 2017 में समुद्र के तल पर यूएसएस इंडियानापोलिस का मलबा भी खोज लिया गया। आज भी यूएसएस इंडियानापोलिस के क्रू पर हुए शार्क के हमले को दुनिया का सबसे बड़ा शार्क अटैक माना जाता है। वैसे यहाँ कुछ लोगों का ये भी मानना है कि असल में शार्क्स द्वारा क्रू पर हमला करने की बात एक झूठ है और ये शार्क्स सिर्फ डिहाइड्रेशन से तड़प रहे सैनिकों का इल्यूजन थे। वैसे आपको इस घटना के बारे में क्या लगता है? क्या वाकई में यहाँ शार्क्स अटैक्स हुए थे या फिर ये केवल इल्यूजन था? नीचे कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी राय लिखकर जरूर बताना। दोस्तों वीडियो पसंद आया और कुछ नया सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। अगर आप नए हो चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जहां हमने बात किया है एक ऐसे डूबी हुई शहर की जहां कभी पायरेट्स का राज हुआ करता था। एक ऐसा शहर जहां पर जिसको जो दिल में आए वो कर सकता था, लेकिन अचानक से वो शहर ना इस दुनिया से गायब हो जाता है और समुद्र के तल पर चला जाता है। आखिर उस शहर के साथ ऐसा क्या होता है? क्या उसके पाप की घड़ियां भर जाती है या फिर इसका रीजन क्या है? ये जानने के लिए इस कहानी को जाकर देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।